हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और चैप्टर नंबर 9 में हम लोग देख रहे थे शासक और इतिहास वृत्ति, यानी कि इतिवृत्तियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या देखा हमने? शासक और इतिवृत्ति। इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे कि आपका इतिवृत्तियां क्या होती हैं, क्या उनका संदर्भ है, किस तरीके से है, इन सब पर क्लियर है। क्लियर है, याद रहेगा यहां तक? आगे बढ़े। चलिए, तो कल हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, जानने का प्रयास किया और देखा। उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या तक हो गया था। इतिवृत्तांतों की रचना हमने पढ़ ली थी। तुर्की से फारसी के बीच जो शुरू होनी है, अब हमको ये पढ़ना है तुर्की से फारसी की। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मुगल दरबार में जो भी इतिहास लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या रही है? फारसी। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदवी व इसके क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब फलित फूलित हुई। यानी कि जितने भी चाहे साहित्य लिखा गया हो, चाहे इतिहास लिखा गया हो, उसमें आपका जो है फारसी भाषा बहुत फलित हुई, या कह सकते हैं फारसी भाषा ही चली। क्योंकि मुगल चंगताई मूल थे। कैसे थे? चंगताई मूल थे। अतः तुर्की उनकी मातृत्व भाषा थी। तुर्की क्या थी? उनकी मातृत्व भाषा थी। इसके पहले के शासक बाबर ने कविताओं और अपने स्मरण में इसी भाषाओं में लिखे हैं। कह रहे तुर्की में ही उसने अपना स्मरण लिखा है, अपनी यादगार के रूप में लिखा है। उन्होंने कविता लिखी है वो भी अपनी क्या लिखी? टर्किश भाषा में लिखी। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की भाषा बनाया। कह रहे जो अकबर है उसने सोच समझकर ही क्या बनाया कि जो फारसी है इसी को अपनी दरबारी भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने की इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। कह रहे हैं कि हो सकता है जो लोग ईरानी थे या जो आपके मिडिल एशिया के जो आपके प्रवासी थे, प्रवासी मतलब किसी जाकर किसी काम उद्देश्य के लिए बस जाना, वो लोग थे। उन लोगों ने प्रेरित किया होगा कि आपको क्या करना है, आप भाषा सलामत, आप अपनी भाषा फारसी रखिए, उसे सब व्यक्ति समझ पढ़ लिख सकते हैं। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया। कैसा मिला? फारसी को ऊंचा स्थान, यानी कि उर्दू से भी ऊंचा स्थान, तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई। इस भाषा पर अच्छा पकड़ थी। कह रहे जिन लोगों की अच्छी पकड़ थी इस भाषा पर, उनको खूब सारी प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला। राजा, राजशाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासनिक भाषा बन गई। लेखाकारों, लिपिकों, अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जहां फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहां राजस्थानी, मराठी और यहां तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली, मुहावरे ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। क्योंकि 16वीं और आपका 17वीं शताब्दी में के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषा बोलते थे
तथा स्थानीय मुहावरों को समन्वित करने के लिए फारसी का भारतीयकरण कर दिया। बहुत सारी चीजों को बोलने के लिए, यहाँ के मुहावरे बोलने के लिए भारतीयकरण। भारतीयकरण का मतलब समझते हो? मूल भाषा को भारत की लोकल शब्दों के साथ गढ़ देना ही क्या है, उसका भारतीयकरण है। क्लियर है? अब जैसे हम बोलते हैं बिकॉज, बिकॉज नहीं है, ये है आपका बिकॉज। तो हम लोग इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो वो क्या हो गया, वो हमने अपनी भाषा जैसे हम बोलते हैं, हमने उसके अनुसार उसको क्या कर लिया, अर्थ या उसका जो उच्चारण है वो हमने किया। हमने उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया, अपने अनुसार। ठीक। फारसी के हिंदवी के साथ साथ पारंपरिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल के आई, जिसे कहा गया अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे। इसमें लिखे गए फारसी। और फारसी कैसी भाषा हुई, वहां की प्रशासनिक, साहित्यिक और जो वहां की रचना मतलब भाषा। जबकि बाबर के स्मरणों का बाबरनामा तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया। यानी कि बाबरनामा किसका लिखा है, आप किस भाषा में, तुर्की में। और हमने अभी अभी पढ़ा कि बाबर ने अपना स्मरण आपका तुर्की में लिखा है, क्योंकि वो मातृत्व भाषा से बड़े प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारत में आके ही एक्सेप्ट किया फारसी। ठीक। बाद में उसका अनुवाद भी किया गया। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करा। उनका आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज्जम नामा यानी युद्धों की पुस्तक के रूप में। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका दरबार की कला के रूप में हमारे साथ। तो सबसे पहले एक रचना जो क्लियर हुई आपका, तुर्की से फारसी की ओर बढ़ी, यानी कि बाबर के समय से लेके अकबर के समय तक पहुंचने पर वो बड़ी प्रतिष्ठित हो गई। ये आप इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। क्लियर है? तो मेन भाषा क्या निकली, तो मेन इनकी भाषा फारसी हमारे सामने। तो क्या हो गई प्रशासनिक की भाषा आपकी, आप देखेंगे हमारे यहाँ प्रशासनिक की भाषा फारसी को सुनिश्चित किया गया। देख लिया? और आगे बढ़े। तो फारसी भाषा का जो महत्व रहा है और उस महत्व की जो आपकी चीजें हैं, आपने सारों ने एक एक करके बड़े अच्छे से देख ली और आपने बात भी कर लिया कि क्या इनके महत्व कौन सी चीजें हैं। इनका आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो गया होगा। जैसे अकबरनामा कैसा रहा, किस भाषा में लिखा है, फारसी भाषा क्या है, बाबरनामा किसमें लिखा है, आपके तुर्की भाषा में। फारसी भाषा का भारतीयकरण हो गया, बहुत सारे शब्दावली और आपके मुहावरों के रूप में हमने इनको देखा। ठीक है, फारसी भाषा की भाषाओं को जानने का प्रयास किया और कैसे जो ईरानी और आपके मध्य एशिया के जो आपके प्रवासी थे, तो उनकी क्या इच्छा थी कि हम लोग आपका कौन सी भाषा को चला सकें ताकि पद के ऊपर रहें। ये सारी सोच बूझ कर, और आपको बता तुर्की भाषा में माता तरफ से आपका बाबर ने आपका तुर्की भाषा को प्रोत्साहित किया और फारसी भाषा इनकी दरबारी भाषा थी। ये सारे कुछ पॉइंट आउट थे जो हमने हाईलाइट कर लिए और इनको देख लिया। यहाँ तक क्लियर रहेगा सभी का? आगे बढ़ जाए। अब बात कर रहे हैं पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई जो आपकी रचना होती है, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। क्लियर है? कि कैसी रचनाएं हैं, क्यों होती हैं, इन सब पर हम लोग बात करें। मुगल भारतीय भाषा भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि रूप में लिखी थी। कह रहे मुगल भारत में जो जो भी आपकी पुस्तक थी सारी कैसे थी, पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब है जो हम जिस तरह से अपने नोट्स नहीं बनाते बच्चों, अपने क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, ये जो आप राइटिंग लिखते हैं, जिस तरह से आप पेन पेंसिल कॉपी का प्रयोग करते हैं, यही क्या है, ये आपका आपका पांडुलिपि है। अगर ये चीज जो आपकी बुक है वो आपकी प्रिंटेड बुक है, तो जो हाथ से लिखते हैं उसको पांडुलिपि कहते हैं।
पुराने जमाने में पांडुलिपि भोजपत्रों पर, पेड़ के पत्तों पर, पेड़ों की छाल पर, ताम्रलिपि पर, लेखों पर, शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर लिखी जाती। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। वे हाथ से लिखी गई पांडुलिपियों की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। मेन क्या था? जगह थी किताब खाना, जहां पर ये सारी चीज, हालांकि किताब खाना शब्द आपका पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, दरअसल एक लिपिक घर था। लिपिक मतलब जहाँ चीजों को लिखा जाता है, ऐसी जगह जहाँ भाषा की पांडुलिपियों का संग्रह था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो आपको समझ आया कि आपका किताब खाना क्या है, आपका पुस्तकालय क्या है, किस तरीके से उनकी रचना की गई है, ये सारा देख रहे हैं। पांडुलिपि की रचनाओं में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल। अरे जो आपकी पांडुलिपि थी और उसमें जो काम हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करना, पहला काम क्या था? कागज बनाना और उसके पांडुलिपि के पन्ने तैयार करना। और सुलेखन, सही लिखने की पाठ की कला, नकल तैयार करना, कोफ्तागारों को परस्पर चमकाने के लिए, चित्रकारों को पाठ को दृश्य के रूप में चित्रित करने के लिए, और जिल्दों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उससे आवरण करना। ये सारी चीजों को इसमें दिखाया गया और रखा गया है कि किस प्रकार से हम लोग वापस कर सकते। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें देखी गई हैं और बात भी किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं बैठने के लिए आवश्यकता होती है। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तुएं, बौद्धिक संपदा, सौंदर्य का कार्य के रूप में देखा जाता है। कह रहे भाई पांडुलिपि कोई आसान चीज नहीं है। लोग उसको सौंदर्यकरण के लिए नई नई संपदा के रूप में खोज रहे थे, उसको देख रहे थे। ठीक इस तरह की सौंदर्य का अस्तित्व से लेकर पांडुलिपि के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शाया करते थे। कैसे थे? मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शाया करते। क्लियर है? कैसे दर्शा रहे हैं ये आप देखिए। इस तरीके से लिखी गई थी बहुत सारी जो आपकी पांडुलिपियां हैं, आपको समझ आए। आगे बढ़ जाए, चलिए देख लिया। इस तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को आपका पदवी और पुरस्कार के रूप में पहचान, उसको अवार्ड भी मिलते थे और किसको पहचान भी मिली। इसमें सुलेखों और चित्रकारों को तो उच्चतम सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। जो लोग उसको हाथ से डिजाइन कर लिखते थे और जो उस पर जो वहां चित्र के पन्नों पर जो आपके डिजाइन बनाते थे, उनको बड़ा अच्छा सम्मान मिला। अन्य कागजों पर बनने वाले जल साधो कारीगर थे। सुलेखनों अथवा हाथ से लिखने वाले कला अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इसका प्रयोग विभिन्न शैलियों में होता है। नक्शली अकबर पसंद करते थे शैली थे। इस शैली में जिसे लंबी, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता था, इसे 5 से 10 मिमी की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे हम अब कलम कहा जाता है, कि वहां टुकड़ों के स्याही में डुबो डुबो कर लिखा जाता था। सामान्यता और कलम की नोक के बीच एक छोटा सा चीरा लगाया जाता था ताकि स्याही आराम से सोख ले। इस तरीके से ये सारी चीजें की गई। अब देखिए कैसे लिखा गया है। नसतली शैली में लिखा हुआ एक पन्ना है।
जिसे अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेखनों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन लगभग 1575 से 1605 के बीच, जो अकबर का शासन टाइम पीरियड है, उसी की बात कर रहे हैं। 65 में, सॉरी 65 से लेकर 1605 के बीच था कि अक्षरों को विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी जरीन कमल यानी कि सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया है। सुलेखनों ने नीचे भाग पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और प्रेस का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयोग हुआ। कितना सुंदर लग रहा है, कैसे लिखा गया है, डिजाइन के ऊपर बड़ा एक यूनिक पैटर्न है। आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा कि ऐसा क्यों है और किस तरीके से इसकी रचना की गई। चलिए, तो इस तरीके से पूरी सुलेखन व्यवस्थाओं को, सारी लिखी की कलाओं को हमने इसमें देखा। कल हम जो है रंगहीन जो चित्र हैं उनकी बात करेंगे कि आपका रंगहीन चित्र क्या होते हैं और कैसे माइंड बनाए जाते हैं इनका। तो पीछा अभी जितना हमने पीछे पढ़ लिया है, यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई प्रश्न जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक किसी कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए एक बार बेटा। चलिए, अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है, अब आप मुझे ये बताएंगे। अब तो आपका जो है मुगल बादशाह आपके दरबार में शासन कर रहे हैं, उनकी भाषा दरबारी भाषा फारसी। आप बताएंगे जब इससे पहले पृथ्वीराज चौहान शासक कर रहे थे तब उनकी दरबारी भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। क्लियर है? यानी कि मुगलों से पहले कौन आए थे? आपका दिल्ली सल्तनत। तो आपको दिल्ली सल्तनत की भाषा भी बतानी है और उससे पहले जो आपके शासक थे, जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे, उनके दरबार में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा था, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए एक बार थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट क्वेरी बनेगी हमसे पूछ लीजिए, ध्यान रखिए जरा। चलिए, देख लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत